आज हम बात करेंगे औपनिवेशिक काल में जो अनटचेबिलिटी की समस्या थी उसके ऊपर कि किस प्रकार से विभिन्न जो हमें इसके एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं और किस तरह से इसको फिर एक तरह से ख़त्म करने का प्रयास या फिर ख़त्म करने की जद्दोजहद शुरू होती है। तो अगर अनटचेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले हमें इसके एक तरह से मूल में जाना पड़ेगा कि ये जो समस्या थी ये कहाँ से शुरू होती है। तो प्राचीन काल से ये समस्या शुरू होती है और एक तरह से अगर हम अम्बेडकर के शब्दों में इसका वो करें कि बात करें तो अम्बेडकर कहते हैं कि भाई जो इसकी जो बुनियादी आधार है वो वर्ण व्यवस्था है, जहाँ पर हमें एक तरह से वो कहते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था कभी भी जो हिंदू समाज के सभी वर्गों के बीच में एक तरह से समानता स्थापित नहीं करती। एक सत्रीकृत वर्गीकरण, एक तरह से कहते हैं ना कि ग्रेडेड इनइक्वलिटी यानी सत्रीकृत असमानता की भावना वहाँ पर विद्यमान है। तो धीरे धीरे कास्ट सिस्टम का इवोल्यूशन होता है और फिर जब हम खासकर दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक पहुँचते हैं और गुप्त काल तक तो हमें अनटचेबिलिटी स्पष्ट दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। और जो समस्या हमें देखने को मिलती है अनटचेबिलिटी की, धीरे धीरे जब हम मध्यकाल तक आते हैं तो हम पाते हैं कि काफ़ी जो उस काल के जो एक तरह से हम संतों की बात करते हैं तो काफ़ी संत हमें मतलब निम्न कास्ट से भी यानी लोअर कास्ट से दिखाई पड़ते हैं। बावजूद उसके जो एक तरह से कहते हैं ना कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ हमें एक तरह से वो आक्रोश तो दिखाई पड़ता है, मगर सिस्टमेटिक ढंग से कोई आंदोलन शुरू नहीं होता है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। या फिर जैसी आवाज़ हमें आधुनिक काल में दिखाई पड़ती हैं वैसी आवाज़ें उस समय इस व्यवस्था को ख़त्म करने या फिर सुधार करने की नहीं दिखाई पड़ती हैं। और जब हम आधुनिक काल तक पहुंचते हैं तो जब 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई जेम्स मिल द्वारा, तो वहाँ पर ये बात हमें देखने को मिलता है कि भाई जो भारतीय समाज की जो गति है वो गति स्टैटिक यानी निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि अंग्रेज़ों ने जो इस किताब को लिखा था उसके पीछे उनके अपने लॉजिक थे। वो एक तरह से दिखाना चाहते थे कि जो आधुनिकता की जो शुरुआत हो रही है वो ब्रिटिश दौर से ही हो रही है, यानी ब्रिटिश ही कर पा रहे हैं उसको। इससे पहले का जो भारत का जो भी इससे पहले का जो भारत था उसमें हमें किसी प्रकार की हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो मतलब एक तरह से कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। एक मिनट। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसके पीछे उनके अलग पर्सपेक्टिव थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि भारत में जो समाज में गतिशीलता है वो नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ब्रिटिश भारत में जो औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है उस औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के पीछे मतलब कोई ब्रिटिश का जो आक्रामक या फिर एक तरह से शोषणकारी स्वरूप नहीं है, बल्कि वो भलाई करना चाहते हैं भारत की। तो वो चीज़ वो इस किताब या फिर जितने भी एक तरह से ब्रिटिश जो इथनोग्राफिकल स्टडीज हुई हैं अधिकतर का ये रूप था कि मतलब भाई भारत में किस तरह से ऐसी तस्वीर पेश की जाए कि जिससे एक तरह से जो शासन है ब्रिटिश साम्राज्यवाद वो लंबे समय तक भारत में रहे। मगर इसके साथ साथ कुछ हमें ऐसी बातें भी देखनी को मिलती हैं, खासकर जब जो मिशनरीज़ जो प्रोपोगेशन होता है, यानी जो ईसाई मिशनरीज़ भारत में हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, मुस्लिम धर्म की बुराई करते हैं, उसके पीछे उनका रीजन था कि वो लोग एक तरह से जो भारत के जो लोग हैं, खासकर जो स्पेशली लोअर कास्ट जो लोग हैं या अनटचेबल्स हैं, उनको उस धर्म को छोड़ करके वो लोग ईसाई बनाना चाहते थे। तो उस मामले में काफ़ी लोग सफल भी हुए। और नहीं कुछ हमें इसके जो वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना होती है, वहाबी मूवमेंट की स्थापना होती है।
यानी फिर एक तरह से हम जो देवबंद स्कूल था उसकी स्थापना होती है। तो ये जो देवबंद स्कूल मूवमेंट था उसकी स्थापना होती है। तो हमें ऐसे भी प्रयास देखने को मिलते हैं। एक जो सबसे बड़ा हमें मतलब जब अंग्रेज़ों के द्वारा 1833 में जो एक्ट पास किया, चार्टर एक्ट पास किया गया था, उसमें एक बात कही गई थी जिसमें था कि भाई आप जो ब्रिटिश शासन है या ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, वो किसी भी नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, खासकर जो एजुकेशन या फिर का जॉब के मामले थे वहाँ पर। और इसी के लिए काफ़ी जो एक तरह से खासकर हम जब देखते हैं, खासकर जब गांधी या अम्बेडकर के आने से पहले का अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं या फिर एक तरह से प्रीवियस देखते हैं, तो काफ़ी जो अछूत थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा, अधिकतर ने नहीं भेजा। कुछ लोग जो या तो ब्रिटिश सेना में मतलब जो भर्ती हुए थे या फिर एक तरह से जो ब्रिटिश जो व्यवस्था थी, किसी घर पे नौकर थे या अंग्रेज़ों के घर पे या फिर कहीं और थे जो एक तरह से कुछ समृद्ध हो चुके थे। बाकी जो उनके काउंटर पार्ट्स जो होते हैं गाँव में या फिर उस जगह पे, तो वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तो अधिकतर मामलों में हालांकि ब्रिटिश पॉलिसी थी कि एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा अगर कोई आता है तो, कि उसी कास्ट के बेस पे या फिर उसकी अनटचेबिलिटी के बेस पे। मगर उसके बावजूद भी अधिकतर मामलों में जो स्कूल थे उनका रवैया ये रहता था कि वो किसी तरीके से ये एडमिशन ना करें। उनके पीछे वो एक रीज़न था कि अगर एक एडमिशन हुआ तो जो कास्ट हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा हमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट में देखने को भी मिलता है, आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ फिर जब सरकार ने कुछ ऐसे स्कूल भी खोले आगे चलकर जहाँ पे स्पेशली जो एक तरह से जो डिप्रेस क्लासेस के जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन के लिए था। मगर साइमन कमीशन की रिपोर्ट में हमें ये वन भी मिलता है कि जहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस का एक उदाहरण मैंने देखा था जब मैं इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। तो एक स्कूल में 30 बच्चे थे, तो उस 30 बच्चे उस स्कूल में 28 जो बच्चे थे वो बनिया समुदाय से थे और 2 डिप्रेस क्लासेस से थे। तो बाद में जब इंक्वायरी की गई तो वो बोले कि मतलब जो डिप्रेस क्लासेस स्कूल है वहाँ पर फीस नहीं होती है, या फिर एक तरह से वो कहते हैं कि फीस नहीं के बराबर लगती है, इसलिए वो लोग इन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं और अपनी कास्ट को वो लोग मतलब चुकाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है, यानी इन व्यवस्था में भी लूप होल्स देखने को मिलते हैं। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब जो फीस बचाने की जब बात आती है तो जो बनिया कास्ट के बच्चे थे वो भी डिप्रेस क्लासेस स्कूलों में जाते हैं। मगर अदरवाइज जो पब्लिक लाइफ थी उनकी वहाँ पर वो इंटीमेसी हमें देखने को नहीं मिलती है, या फिर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक लाइफ में उनकी डीलिंग नहीं के बराबर है। एक तरह से ब्रिटिश सिस्टम के दौरान बार बार जब महार कास्ट के द्वारा एक तरह से सेना में भर्ती होने के लिए, यानी जो महार कास्ट थी उसको भी सेना में भर्ती करने के अनेक एप्लीकेशन भेजे जाते हैं, तो एक महार रेजिमेंट की स्थापना होती है। हालांकि बाद में ये ख़त्म भी हो जाती है, मगर ये व्यवस्था बनती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो लोग थे जो महार थे, यानी बेटे जो महाराष्ट्र की जो एक अनटचेबल कम्युनिटी है उसकी अगर बात की जाती है तो वो लोग फिर धीरे धीरे ये कहते हैं कि पहले जब आजीविका पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो मतलब एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर साइमन कमीशन रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो साइमन कमीशन रिपोर्ट में ये रहता है कि प्राइमरी एजुकेशन में तो बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं स्कूलों में, मगर उसके बाद जो प्राइमरी से मिडिल क्लास के बीच में जो इनरोलमेंट है उसमें बहुत सारा एक तरह से वो कहते हैं कि मतलब एक तरह से ड्रॉप आउट है, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि माता पिता भी मतलब अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति इतने वो नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, और वो लोग अपने बच्चों को जैसे ही वो खेत में काम करने लायक हुआ या मजदूरी करने लायक हुआ तो उसको स्कूल से निकाल करके मजदूरी के लिए लगा लेते हैं, तो वो आगे का भविष्य नहीं देख पाते हैं। वैसे उसमें इतने जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, तो इसलिए भी एक तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि ये व्यवस्था यानी एजुकेशन की जो व्यवस्था थी वो एक तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ फिर हम ये कह सकते हैं कि जब
अगर प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हुआ तो उसके पीछे रीज़न क्या थे? सबसे पहले तो एक तरह से अगर हम, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो शुद्र और अतिशुद्र का जो एक तरह से जो डिस्कोर्स शुरू होता है गुलामगिरी के बाद और फिर सत्यशोधक समाज के साथ साथ, और फिर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जिस तरह से स्कूल की स्थापना करते हैं वहाँ पर, तो एक इनिशिएटिव शुरू होता है। और उसके बाद फिर हम जब आगे जाते हैं, या फिर एक तरह से जब खासकर जो स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट इसके खिलाफ शुरू होता है, वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अम्बेडकर के आने के बाद ही शुरू होता है एक तरह से। और उसके पीछे एक तरह से अम्बेडकर जो मानते हैं, जो कई बार कहा जाता है कि जैसे इनिशियली जो अम्बेडकर थे वो भी एक तरह से जो हिंदू धर्म में उनको लगता है कि सुधार हो सकता है। वो बार बार एक बात कहते हैं कि उन्हें जब वो लिखते हैं अम्बेडकर एक तरह से इसकी छोटी सी स्लाइड है, वो मैं देखता हूँ शेयर होती है तो। आई क्या आप लोगों के पास कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं आया अभी तो।